नमस्कार। हमने अभी कई सेशंस देख लिए, आपने सीख भी लिया। हाँ, मज़ेदार बात यह है कि आज भी हम उसको फ़ोटोग्राफी ही कहते हैं इतने सेशंस के बाद। मेरा नाम अभी भी जस्सी ओबरॉय ही है। आज भी सेशन का नाम फ़ोटोग्राफी स्ट्रेट एंड सिंपल ही है। कितनी अच्छी चीज़ है ना फ़ोटोग्राफी के बारे में। ये मज़ेदार बात फ़ोटोग्राफी की पता क्या है कि आप कितने भी बड़े फ़ोटोग्राफ़र बन जाएं, आप अपर्चर को टपर्चर नहीं बोल सकते। अभी भी अपर्चर की बात करेंगे, अभी भी शटर स्पीड की बात करेंगे, अभी भी आईएसओ की बात करेंगे। हैं? इतना बोरिंग है? नहीं, यही तो मज़ेदार चीज़ है। और अभी भी हम स्टॉप्स की बात करेंगे। मैं क्यों ये चीज़ बोल रहा हूँ? नहीं, आज स्टॉप्स नहीं बताऊँगा मैं आपको। स्टॉप्स सीख लिया ना, बिकॉज आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ टोटली डिफरेंट है। मैंने आपको पहले मॉड्यूल में एक चीज़ बोली थी कि फ़ोटोग्राफी के दो हिस्से हैं। एक है फिज़िक्स, जिसको हम साइंस का हिस्सा कहते हैं, और दूसरा है आर्ट। हमने फिज़िक्स या साइंस या टेक्नोलॉजी या जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स सब समझ लिए हैं। एक्सेसरीज़ के बारे में भी जान लिया है। आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, आपके स्किल लेवल्स भी अब बढ़ने शुरू हो गए होंगे। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो समझनी ये है कि जब तक, और ये बार बार कहता हूँ मैं, जब तक आप टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे फ़ोटोग्राफी का जो टेक्निकल एस्पेक्ट को लेके या फिज़िक्स वाले पार्ट को लेके, मतलब एक्सपोजर कंट्रोल, वाइट बैलेंस, अपर्चर चेंज करना, जितनी जल्दी इस पर मास्टरी नहीं कर लेंगे तब तक आप क्रिएटिविटी नहीं ले पाएंगे। तब तक आप कहीं ना कहीं पे अटक जाएंगे क्रिएटिव होने में। क्यों? आपका माइंड जो है वो जिस समय आप फ़ोटो खींचने जाएंगे, आप क्रिएटिव होना चाहेंगे पर आपका माइंड अटका देगा, नहीं अभी तो अपर्चर कैसे चेंज करूं, यही नहीं समझ में आ रहा। सो सबसे पहले ये जो साइंस वाला पार्ट जो अब तक हमने किया था, इसको मास्टर कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए कितना मज़ा आता है फ़ोटोग्राफी में। बिकॉज आज जो हम करने जा रहे हैं ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। ये हम आर्टिस्टिक साइड होने के बारे में डिस्कस करेंगे फ़ोटोग्राफी के। अभी तक हमने क्या सीखा है? फ़ोटो बेसिक सीख लिया है, अंडरस्टैंडिंग कैमरा सीख लिया है, मतलब कैमरा को समझ लिया है हमने, लेंस को भी समझ लिया है अंडरस्टैंडिंग लेंस में, हमने लाइट एंड एक्सपोजर भी कर लिया है, हमने अभी पीछे ही एक्सेसरीज़ भी कर ली हैं, समझ ली हैं। एकदम से ख़रीदने मत जाना, नीड बेस्ड करना। आगे हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन, बिकॉज ये एक बहुत मज़ेदार एस्पेक्ट है फ़ोटोग्राफी का, जिसको हम आर्टिस्टिक साइड कहते हैं फ़ोटोग्राफी की। इससे ही आप अपनी इंडिविजुअलिटी या जो एक अपना आर्टिस्टिक टच या एक अपना, हम जिसको कहते हैं सिग्नेचर स्टाइल, क्रिएट कर सकते हो। हर कोई जिस समय एक्सपोजर को चेंज करेगा तो वही अपर्चर वैल्यू लेगा, ऑलमोस्ट वही शटर स्पीड लेगा, वही आईएसओ रखेगा। सिमिलर काइंड ऑफ लाइटिंग कंडीशंस में मेजर वेरिएशंस नहीं आएंगे। फिर पिक्चर आपकी अलग कैसे दिखेगी? आपकी अलग इस चीज़ से दिखेगी। यह है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन है क्या? सिंपल अगर तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो कॉम्पोजिशन एक वो ऐसा आर्ट है जिससे कि हम जिस समय फ़ोटो हम फ्रेम बना रहे हैं, हम व्यू फाइंडर से कैमरे के देख रहे हैं, उस समय जो सामने नज़र आ रहा है फ्रेम में, उसमें हमने क्या रखना है, इंक्लूड करना है, या क्या उससे एक्सक्लूड करना है, जिससे कि जो पिक्चर है, फाइनली जो पिक्चर बन के आ रही है वो प्रॉपर नज़र आए, इंटरेस्टिंग नज़र आए, कंप्लीट नज़र आए, उसमें स्टोरी टेलिंग भी हो और भी कई चीज़ें हो, जिससे कि पिक्चर में कोई डिस्ट्रैक्शन नज़र ना आए। आप ये समझ, इस पूरे आर्ट को, इस पूरे प्रोसेस को हम कॉम्पोजिशन क्रिएट करना कहते हैं। आप एक चीज़ समझ के चलिए, फोटोग्राफर का चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? मैंने एज ए फोटोग्राफर एक चीज़ देखी, एक चीज़ को विजुलाइज किया, एक सीन को विजुलाइज किया, या मैंने स्टोरी क्रिएट की अपने कैमरे के थ्रू। आपको मैं नहीं जानता, आप कहीं पर मेरी फ़ोटो देख रहे हैं, किसी दूसरे शहर में बैठे हुए, किसी दूसरे मोहल्ले में बैठे हुए, किसी दूसरी कंट्री में बैठे हुए, और आपको वही मैसेज मिल रहा है जो कि मैं देना चाहता हूँ। मैंने जो देखा उसको मैंने शूट किया,
शेयर किया, और जो आपने जब देखा आपको वही समझ में आया जो मैं दिखाना चाह रहा था। अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो मेरे से कहीं ना कहीं पे चूक हो गई। इस पूरे प्रोसेस में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम कहीं पर भी साइंटिफिक चीज़ों की बात नहीं कर रहे। सो फिज़िक्स को हम पीछे छोड़ चुके हैं। अब हम अपनी आर्टिस्टिक विजन पे आ रहे हैं, और आर्टिस्टिक विजन इंडिविजुअलिस्टिक होती है। आपकी अपनी आर्टिस्टिक विजन है, मेरी अपनी है, आपके बगल में जो महाशय बैठे हैं उनकी अपनी है। हर किसी की अपनी आर्टिस्टिक विजन है, और उसके हिसाब से वो अपनी इंटरप्रिटेशन से वो फोटो क्रिएट करता है। अब हमने कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। हाँ, हम लोग अगर डिक्शनरी में अगर आप पढ़ेंगे, गूगल करेंगे कॉम्पोजिशन क्या है, तो आपको एक वर्ड नज़र सुनने में आएगा, पढ़ने में आएगा हर जगह पे कि ये आर्ट ऑफ इंक्लूजन है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पर्सनली बड़ा फंस सा गया था जब मैं सीख रहा था फोटोग्राफी। आर्ट ऑफ इंक्लूजन मतलब क्या, मुझे चीज़ों को बीच में लेके आना है? एक्चुअली में नहीं। वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको किसको एलिमेंट को इंक्लूड करना है। आपने देखा होगा जो कभी कोई जो डायरेक्टर होता है, वो जिस समय फ्रेम देख रहा होता है तो वो ऐसे देख रहा होता है। वो क्या कर रहा है, वो कुछ चीज़ों को ऐसे देख रहा है कि इतनी हिस्से में कौन सी चीज़ आती है तो कौन सा चीज़ अच्छी लगती है। हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम वही चीज़ जब व्यू फाइंडर से देख रहे हैं तो इतना ही फ्रेम हमको नज़र आ रहा है, और उसको जिस समय हम मूव करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि अगर मैंने इसको इधर मूव किया तो एक पेड़ बीच में आ गया तो अब अच्छा लग रहा है, या मैंने इसको इधर किया, पेड़ गाया हटा दिया मैंने फ्रेम में से तो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। इससे हम ये डिसीजन ले लेते हैं किस चीज़ को इंक्लूड करना है, किस चीज़ को इंक्लूड करना है। मेरा अपना थॉट प्रोसेस ये चलता है कि आर्ट ऑफ एक्सक्लूजन जो है वो मेरे को आसान लगता है। क्यों? एक मैंने फ्रेम देखा, मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं उसका पोजीशन अपने कैमरे की या अपने आप की चेंज करके उसको फ्रेम में से हटा दूंगा। जो चीज़ें हैं वो तो इंक्लूडेड ऑलरेडी हैं। ये मेरे लिए आसान तरीका था। आप अपना तरीका देख लीजिए और अपनी आर्टिस्टिक विजन क्रिएट करिए। आज हम जो बात करने जाएंगे कॉम्पोजिशन में, मैं आपको कुछ अलग तरीके से, कुछ जो नॉर्मल भी आपने सुना होगा, वो उन लॉज को, लॉज नहीं है वो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक वर्ड ऑफ कॉशन शुरू में, इससे पहले कि हम आगे चलते हैं, ये लास्ट में भी मैं इसको रिपीट करूंगा, ये हो सकता है बीच में भी रिपीट करता चलूं। किसी भी चीज़ को आप चाहते हो कि आप उसको कि आप अच्छे से सीखो, तो आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करो या अपना एग्जीक्यूट करो, तो उसके लिए आपको उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है? आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, रेड लाइट, निकलता हूँ रोड पे, सामने रेड लाइट आती है, मैंने आज तक रेड लाइट की रिस्पेक्ट नहीं की और मैं क्रॉस कर जाता हूँ, सामने पुलिस वाला रोक लेता है, वो कहता है जी आपने रूल तोड़ा है। मैं कहता हूँ जी रूल तोड़ा है कि लॉ तोड़ी है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। आप ये जानिए कि ये रूल्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं, ये फिक्स्ड पैरामीटर्स नहीं हैं। बट आप क्योंकि अभी सीख रहे हैं, इसको अगर आप फिक्स गाइडलाइंस की तरह लेके चलेंगे और इसको लॉ की तरह लेके चलेंगे, नहीं इसको तोड़ दिया तो जैसे जेल हो जाएगी, उस लेवल पे जब आप इसको शिद्दत से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफी में इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसका अगला पार्ट थोड़ा हम लास्ट में बात करेंगे, मज़ेदार बात है। चलिए हम आगे एक एक करके चलते हैं। सबसे एक कॉमन मिस्टेक जो कि ऑलमोस्ट हर फोटोग्राफर जब वो शुरुआत कर रहा है या इंटरमीडिएट लेवल पे भी पहुंचा है, जब वो कॉम्पोजिशन सीख रहा है, वो ये क्या करता है, उसको ये लगता है कि मैं जितनी चीज़ें अपने फ्रेम में इंक्लूड करता जाऊं उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एज ए फोटोग्राफर, मैं अपने सब्जेक्ट के नज़दीक नहीं जाता। अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये महाशय फोटोग्राफर हैं, ये इनको शूट कर रहे हैं, ये महाशय, ये लेडी एक फोटोग्राफर हैं, ये इनको शूट कर रही हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ पे कहीं पे खड़ा हूँ और मेरा भी सब्जेक्ट इनमें से कोई एक हो और मैं वाइडर फ्रेम को शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, फोटो तो बन जाएगी, बट होगा क्या, होगा ये कि मेरा जो एक सब्जेक्ट था वो कंपीट कर रहा होगा, कंपटीशन में आ गया होगा, बाकी लोग जो उस फ्रेम में मैंने इंक्लूड कर दिए थे उनसे कंपटीशन में होगा। और
हमारी आंखें जो हैं बहुत अलग तरीके से बिहेव करती है। अगर किसी ने बहुत ब्राइट कपड़े पहने हैं और वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है और वो मेरे फ्रेम में आ गया है, तो व्यूअर की नज़र पहले उस पर टिकेगी, ना कि मेरे सब्जेक्ट पे टिकेगी। और ऐसी कई गलतियां हो सकती हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए जिस समय आप फ्रेम कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को या सीन को, कि आप चाहते क्या हैं, कि वो किस चीज़ की फ़ोटो खींचना चाहते हैं, कौन से सीन की फ़ोटो खींचना चाहते हैं, या किस सब्जेक्ट की। आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपका भाई है, आपके दोस्त हैं, वो उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं, तो आसपास के लोगों की डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करिए। अगर आपको आगे आना पड़ता है, पास जाना पड़ता है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है, एंगल चेंज करना पड़ता है, वो करिए। बिकॉज आपकी कॉम्पोजिशन ख़राब नहीं हो सकती, और ये मौके आपको वहाँ से समय निकल जाएंगे, बार बार नहीं मिलेंगे। जूम करिए, जैसे करना है करिए, क्योंकि अगर आपके दूसरे एलिमेंट्स आने शुरू हो गए, वो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे। पहली शुरुआत यहां से होती है। दूसरा, फिलिंग द फ्रेम। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कॉम्पोजिशन आप अभी सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कई बार बड़े एडवांस लेवल पे भी हम लोग होके, फोटोग्राफर्स होके, ये एक सीन सामने ऐसे आ जाता है, या भीड़ ऐसे आ जाती है, या ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको कि हमने शूट करना है, और हमें समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ को फ्रेम में इंक्लूड करें, किस चीज़ को एक्सक्लूड करें, जिससे कि फ्रेम अच्छा बने। कोई टेंशन नहीं है, जूम इन करिए, कंपोज करिए, पूरे फ्रेम में उस सब्जेक्ट को इंक्लूड कर लीजिए। उससे क्या हुआ, पूरे फ्रेम में आप देखिए और कुछ है ही नहीं, ये दो फेसेस हैं, बाकी इस पर्दे से पूरा का पूरा फ्रेम कंप्लीट हो रहा है। जब और कुछ है ही नहीं तो डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आएगी, पूरी नज़रें इसी के ऊपर टिक जाएंगी। ये सबसे आसान तरीका है, और अगर इसको जितनी बार, इस टाइप की पिक्चर्स कभी फेल नहीं होती। हाँ, फिर भी उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने, जैसे इसमें दो हैं बच्चे, ये आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए। सिंगल पर्सन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, इस टाइप के एक दो और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं फिल दी फ्रेम के। जैसे ये है, सबसे बड़ी डर ये लगता है किसी भी बिगनर फोटोग्राफर को कि सिर कैसे काट दूं किसी का। अगर जैसे अब ये फ़ोटो देखेंगे तो ये एविडेंट है कि ये जो बच्चा है ये किसी का हाथ पकड़ के खड़ा है, जो कि फादर का हाथ है, फादर पीछे खड़े हैं। ये जब मैंने फ़ोटो ली तो मेरे को फादर को इंक्लूड करना, उनके फेस को इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं उनको इंक्लूड करता हूं तो दो इमोशंस अगर बहुत स्ट्राइकिंगली कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं पिक्चर को, तो वो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बन जाएगी। मेरा आइडिया ये था कि मैं जिस समय फोकस लेके आऊँ तो मैं बच्चे का, एंड जो बच्चे ने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भांपते हुए, मेरी प्रेजेंस को देखते हुए फादर का जो हाथ पकड़ लिया, उस पूरे मोमेंट के ऊपर मैं फोकस करूं। इसलिए अगर मुझे फादर का फेस यहाँ से काटना भी पड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे हेजिटेट मत करिए। अगर मैं पीछे जाता हूँ फिर से, तो आप देखिए ये फोरग्राउंड, ये जो फोरहेड है यहाँ पर, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हर बार हर एक को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे तो आप अननोइंगली मिस्टेक करते हुए हो सकता है कुछ ऐसे एरियाज़ को फ्रेम कर लें जो कि उस फोटो के लिए रेलिवेंट ही नहीं है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर ये समझो बाहर है और इनका स्काई ऊपर आना शुरू हो जाता है, स्काई की क्या ज़रूरत है मेरे को। तो मैं कॉम्पैक्ट फ्रेम लेके चल रहा हूँ जिसमें किसी भी एक ऐसे एलिमेंट जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, चाहे वो किसी का फेस भी है, उसको मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हेजिटेट मत करिए, अगर आपको किसी का सिर काटना भी पड़ता है तो काट दीजिए, मतलब फोटोग्राफी की तरह है, समझ रहे हैं ना, गलत मत सोचिएगा। आगे चलते हैं। फिल दी फ्रेम, ये ब्यूटी शॉट है। लोग ब्यूटी में खास कर फिल दी फ्रेम होता है, और इसमें मैंने एक और कॉन्सेप्ट को लेके आया हूं जो कि मैं आगे किसी में बात करूंगा, तो उसमें मैंने एग्जांपल नहीं दिखाया, बट मोर और लेस सेम है कि मैंने एक और फ्रेम भी इसमें क्रिएट किया है। अगर आप देखेंगे बीच में, तो ये आप क्रिएटिव हो सकते हैं। फिलिंग दी फ्रेम में क्या होता है, बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। ठीक है,
होल ट्रुथ, ये बड़ी बढ़िया सी चीज़ है। आप एक छोटी सी चीज़, इससे पहले कि मैं आपको ये फ़ोटो के बारे में समझाऊं और इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊं, एक चीज़ समझिए, हम फोटोग्राफर्स के पास क्या मोमेंट है या कितना टाइम है, और एक फ़ोटो के थ्रू हम अपनी स्टोरी दिखा दें, कितना टाइम है। टाइम तो चलो शायद बहुत होगा या कई बार नहीं भी होता है, डिपेंड करता है आप क्या शूट कर रहे हैं। बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी फ़ोटो किसी को अच्छी क्यों लगती है, वो तब अच्छी लगती है तब जब या तो वो उसमें से स्टोरी निकाल पा रहा हो, या कोई एक ऐसी चीज़ आपने क्रिएट कर दी एज ए फोटोग्राफर जो कि उसको समझ नहीं आ रही है, वो कन्फ्यूजन में है, वो स्टोरी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं कि एक पिक्चर जो है वो पूरी सच्चाई बताता है, और हम एज ए फोटोग्राफर कई बार क्या करते हैं, जानबूझ के हम उस सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं। गलत आइडिया नहीं है, बट उस सच्चाई को जब हम छुपाने की कोशिश करते हैं, एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो हम व्यूअर के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपनी स्टोरी बिल्ड करो उसके ऊपर। ये भी एक अच्छा तरीका है किसी भी व्यूअर को अपनी फ़ोटो पे ज़्यादा देर तक होल्ड करने का। जैसे अगर ये फ़ोटो देखें तो इस फोटो में आप देखोगे कि कहाँ बैठी है, ये अजीब सा लग रहा है, इसकी पोजीशन अजीब सी लग रही है, ये सोच रही है, ये क्या हो रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। आप स्टोरी बिल्ड कर सकते हो कि ये उसकी रिफ्लेक्शन थी, ये मिराज था, ये पानी में थी, ये आसपास कोई बच्चे होंगे जिसको काट दिया, उसके साथ खेल रही होगी और नाराज़ होके आ गई, कोई भी स्टोरी बिल्ड हो सकती है। सो एक एरिया ऑफ सस्पेंस भी जब आप क्रिएट करते हैं, वो भी एक कॉम्पोजिशनली स्ट्रॉन्ग पिक्चर बन सकती है। आप इस पिक्चर को देख के कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एकदम से रिजेक्ट कर देंगे, बढ़िया सी नहीं है। ये भी सोच सकते हैं कि यार फोटोग्राफर ने ये जो पार्ट है ये क्यों इंक्लूड कर दिया, इसको अवॉइड कर सकता था। पर अगर किसी फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींची है तो उसका पर्पस क्या था उसको इंक्लूड करने का। आप क्या कर रहे हैं एज ए फोटोग्राफर, एक एरिया ऑफ सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि स्टोरी आप खुद बिल्ड करो। कोई भी फ़ोटो अच्छी फ़ोटो क्यों लगती है, इसका रीज़न मल्टीपल है, बहुत डाइवर्स सी चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी हो सकता है उसको एक्सप्लेन करना। हाँ, पर अगर आपने किसी तरह व्यूअर को अपनी फ़ोटो पे 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर लिया, इसका मतलब है कि आपकी फ़ोटो नोटिस में आने लगी है। पूरा पर्पस जो हमारा इस कॉम्पोजिशनल गाइडलाइंस को समझने का एक ही है कि आपको एक फ़ोटो, आप चाहते हो कि एक फ़ोटो आपकी जो फ़ोटो है उस पर जो व्यूअर है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दे बाकी फ़ोटो के पीछे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक मैगज़ीन आपके घर आई है जिसमें अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हैं, आप बार बार ख़रीदते हो उसको, एंड फ़ोटो को आप पेजेस फ्लिप करते चले जा रहे हो, जल्दी करते चले जा रहे हो, आप पिक्टोरियल सी मैगज़ीन है। सडनली एक फ़ोटो आपको अट्रैक्ट करती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, और आप उस फोटो पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाते हो, और वो आपको कई बार बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप क्या करते हो, पूरा मैगज़ीन फिर पलटते हो और पहला या दूसरा पेज ढूंढ के देखने की कोशिश करते हो फ़ोटो खींची किसने है। जब ये मोमेंट आपने अचीव करवा दिया एज ए फोटोग्राफर, आपकी इमेज नोटिस में आने लग गई, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा था। खराब फोटो एक पॉइंट के बियॉन्ड लोग नहीं देखना चाहते, पर कितनी देर आप वो बंदा देखेगा कि देख रहा है तो अब देख ही जा रहा है, देख ही जा, ऐसा नहीं होगा। मम्मी बोला बेटा नाश्ता कर ले, नहीं मम्मी अभी मैं फ़ोटो देख रहा हूँ। क्या करोगे, उस पर साइंस कर लोगे, उसमें डिग्री ले लोगे, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, क्या कर लोगे। कितना ज़्यादा, 1, 2, 3 सेकंड ज़्यादा, मे बी 4 सेकंड ज़्यादा। हो सकता है आप कल फिर से मैगज़ीन उठाओ उसी फोटो को देखने के लिए। वो एक विनिंग मोमेंट होती है फोटोग्राफर के लिए। और इस टाइप के जो भी आप गाइडलाइंस को जिस समय अडॉप्ट करते हो, तो आपके लिए वो बहुत ही बढ़िया मोमेंट बन सकता है, बिकॉज आपकी फ़ोटो नोटिस आनी शुरू हो जाएगी किसी न किसी रीज़न से। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेम इन फ्रेम। फ्रेम क्या है मैं बताता हूं। फ्रेम क्या है,
आपका जो फ्रेम है वो ये है, ये जो बाहर की जो आउटलाइन है ये आपका फ्रेम है जो आपको व्यू फाइंडर से नजर आ रहा है। अगर आपको कहीं पर भी मौका मिले तो उसमें अगर आपको एक और फ्रेम निकाल सकते हो बीच में, जैसे कि ये एक फ्रेम और बन गया, ये जो दरवाजे की पूरी शेप है ये एक और फ्रेम क्रिएट हुआ है, इसको हम फ्रेम इन फ्रेम कहते हैं। और जो आपने सब्जेक्ट था उनको प्लेस यहां पर नहीं किया, उनको प्लेस इसके सामने किया है। हो क्या रहा है, विजुअल फ्लो के बारे में मैं बीच में कभी आके बताऊंगा, बट हो क्या रहा है, जिस समय हमारी आंखें मूव करती हैं किसी फोटोग्राफ के थ्रू, देखती हैं उसको, उस समय जो फ्रेम इन फ्रेम है, जिस समय आंखें उसके अंदर घुसती हैं, जब आपकी आंखें इसके अंदर घुस जाती हैं, इस एरिया के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट मेन यहीं पर है, इसके बाद ये जो आउटर फ्रेम है ये आपकी आंखों को, विजन को बाहर नहीं जाने देता। वो आपकी आंखें बाहर जाती हैं, फिर वहाँ पे वापस आती है, फिर बाहर जाती है, फिर वापस आती है। हो क्या रहा है, वही 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड एक्स्ट्रा मिल गए व्यूअर को आपकी ही फोटो देखते हुए। हमारी नज़रें इस एरिया को नोटिस तो कर रही हैं जहाँ पे शैडो पड़ रही है, आप दोबारा देखिए इस फोटो को, पर वहाँ पे टिक नहीं रही, वापस फिर उस फ्रेम के अंदर आ रही है। ये फ्रेम इन फ्रेम का कॉन्सेप्ट है। तो जो आउटसाइड फ्रेम बनता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सप्लीमेंट कर सकता है, हो सकता ना भी करे। मैं आपको एक ऐसी फोटो दिखाऊंगा जहां पर वो सप्लीमेंट नहीं करता, तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए एक फ्रेम सा क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट नहीं करते, हम देख लेते हैं, बना देते हैं, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं जो एग्जिस्टिंग कोई चीज है उससे। क्लियर है, हम आगे चलते हैं। ये जैसे फ्रेम इन फ्रेम, मेरा सब्जेक्ट ये था, एक बड़ा सिंपल सी फोटो हो सकती थी, जो कि एक ये मैत्रेय बुद्धा की मैंने लेह में खींची, बाहर से खींच सकता था, कुछ खास नहीं, दुनिया ने वैसी खींची हुई है। मैंने क्या किया, इसको फ्रेम में खिड़की से जब खींची तो एक खिड़की का जो कांच था उसको मैंने एक फ्रेम बनाया। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैं इनको भी फ्रेम्स ले सकता हूँ, इनको भी बना सकता हूँ। जो लार्जर लैंडस्केप था इसको मैंने मल्टीपल फ्रेम्स में स्प्लिट कर दिया। एक बड़ी इंट्रीगिंग सी फील आ गई कि ये लगता है कि ये जो है ये कितने लार्जर लैंडस्केप में स्थापित किए गए हैं और कितने प्रेजेंस इनकी कैसी है, एंड आसपास का जो लैंडस्केप है उसका हल्का सा नज़रिया भी मिल रहा है, पर वो मल्टीपल फ्रेम्स में डिवाइडेड है। सिंपल शॉट जो था इसको आपने एक अलग आयाम दे दिया, बिकॉज फ्रेम इन फ्रेम रखा। आपकी आंखें यहाँ घूमती तो हैं बट इन पे टिकती नहीं है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सप्लीमेंट तो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, बट ये मेन फ्रेम नहीं है। कहाँ पे आके टिकती हैं, वो ये। इसमें मल्टीपल फ्रेम्स और बन सकते थे, बने भी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये कोई ज़रूरी है कि आप फ्रेम इन फ्रेम एक सॉलिड स्ट्रक्चर हो, जी नहीं। मैंने आप ये एक हुपला डांसर है, 3 या 4 हुपला को इसने घुमाते हुए अपने बॉडी के ऊपर डांस कर रही है। हाथ पे, यहाँ पे इसका हाथ है, अगर आप ये देखें ब्लर्ड हाथ है। इससे यहाँ हाथ के चारों तरफ 3 हुपलास चल रहे हैं। इनकी मूवमेंट को जब मैंने कैप्चर किया तो इसकी सॉफ्ट ब्लर मूवमेंट के बीच में इसके फेस को फ्रेम किया। ये अपने आप में एक फ्रेम इन फ्रेम है। आपको एक हाइपोथेटिकल एक और विजुलाइज आप करके देखिए। आप बाहर जाते हैं, एक सब्जेक्ट खड़ा है, बाहर बादल की शेप ऐसे आ रही है, क्लाउड की शेप ऐसे आ रही है जो कि उसको ऊपर से कवर कर रही है थोड़ा सा। तो आपने क्या किया, वो भी फ्रेम इन फ्रेम है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड स्ट्रक्चर ही फ्रेम इन फ्रेम बने। अब ये मत करना भाई, और कुछ ना मिले तो लकड़ी का फ्रेम ही लगा के सिर पर लगा दिया। हो सकता है वो, अगर आप क्रिएटिविटी कुछ चाहते हैं, आर्टिफिशियल या स्टेज करना चाहते हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट थोड़ा क्रिएटिवली कर सकते हैं उसको। आगे चलते हैं। फ्रेम इन फ्रेम, ये एक सिंपल पोर्ट्रेट है। सिर्फ मैंने कोशिश की है कि बैकग्राउंड पे अगर एक स्टैंडर्ड सा फ्लैट सा स्काई आ रहा था तो उसको बोला कि चुन्नी को जब उसने ऐसे कर लिया तो जो चुन्नी का जो ये पूरा मार्जिन है, ये फ्रेम क्रिएट कर गया। तो आपकी आंखें इसके बाहर नहीं जा रही, चाहे यहाँ पे मून भी होता तब भी नहीं जाती।
ये ध्यान रखिएगा। वो नज़र जाती है पर उसको रिकॉर्ड नहीं करती। आपकी आंखें कहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हैं? इसके अंदर का एरिया। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इससे आप फ्रेम इन फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं और ये हमेशा आपको हेल्प करेगा किसी इमेज को सिंप्लीफाई करने में एंड व्यूअर की अटेंशन ज़्यादा पाने में। फिर आता है रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड क्या है? एक्चुअली में जिस समय आप गूगल करेंगे कॉम्पोजिशन के ऊपर तो ये पहली चीज़ आ रही होती है। हमने जानबूझ के इसको बाद में रखा है कि रूल ऑफ थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये समझना ज़रूरी है कि क्या हम इसके अराउंड भी काम कर सकते हैं। ये क्या इतना ज़रूरी है कि इसके बिना अच्छा नहीं लगेगा? मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ। अगर आपने रूल ऑफ थर्ड को अपने लिए एक कानून की तरह बना लिया कि नहीं मैं इसके बिना शूट नहीं करूँगा, आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ये कैसे काम करता है हम ये देखते हैं। इसमें क्या है, रूल ऑफ थर्ड कहता क्या है, मैं अब आपको दिखा देता हूँ। अगर आप अपने फ्रेम को, जिस समय आप व्यू फाइंडर के थ्रू देख रहे हैं, आजकल तो कैमरे में भी आ गया है, आप ग्रिड ले सकते हो, पर अगर आप नहीं लेते, मुझे पसंद नहीं है, मेरे को डिस्ट्रैक्शंस लगती हैं, बट सीखने के लिए आप उसको ले सकते हो। जो आप जिस समय हाइपोथेटिकली इमेजिनरी आप अगर ये अपने फ्रेम को 4 लाइनों से, 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करते हैं तो आपको 9 खाने मिलते हैं। 9 खाने, मैं खाने नहीं, 9 खाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स मिल जाते हैं और आपको 4 बहुत स्ट्रॉन्ग क्रॉस पॉइंट्स मिलते हैं। एक क्रॉस पॉइंट ये है, दूसरा क्रॉस पॉइंट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसका कहने का क्या मतलब है? अगर आप किसी भी फ्रेम को, किसी भी इमेज को कंपोज कर रहे हैं, जो आपका मेन एलिमेंट है, जो भी मेन सब्जेक्ट है, एलिमेंट है, वो या तो इस लाइन के, इसके या इस लाइन के आसपास होना चाहिए, या और दोनों को इस क्रॉस पॉइंट्स के आसपास होना चाहिए। इससे क्या होगा? विजुअली स्ट्रॉन्ग पिक्चर बनेगी। इसका एक और पॉइंट बता देता हूं। इसका मतलब यह है कि कोशिश करिए कि आपका मेन सब्जेक्ट या मेन एलिमेंट सेंटर प्लेस्ड नहीं है। जब सेंटर प्लेस्ड हो जाएगा तो वो हो सकता अच्छा लगे, ये नहीं कि हम खींचते नहीं, मैंने भी खींची हुई है, बट अपील हर एक को नहीं करेगा। ये सर्टन है कि ये अपील करेगा ही करेगा। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। ये जो महाशय हैं ये इस लाइन के ऊपर है, इनकी आंख भी जो यहाँ पे क्रॉस हो रही है ये है, जो इनके पैर हैं वो इस क्रॉसिंग लाइन के आसपास आ रहे हैं। सो ये परफेक्टली बैलेंस्ड इमेज है जो कि रूल ऑफ थर्ड को फॉलो कर रही है। और ये हमेशा हो सकता है अवार्ड विनिंग ना हो सकता है टॉप ऑफ द लाइन ना लगे, बट इस पे आपकी नज़र रुकेगी ज़रूर। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल देखते हैं रूल ऑफ थर्ड का। ये है, इसमें जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया मैं वही बताऊंगा, पर रूल ऑफ थर्ड की पे रहते हैं। रूल ऑफ थर्ड क्या कहता है? रूल ऑफ थर्ड ये कहता है मेरा मेन एलिमेंट या सब्जेक्ट क्या है? क्या ये पहाड़ है? क्या ये स्काई है? नहीं, मेरा मेन सब्जेक्ट है ये शांति स्तूपा। शांति स्तूपा की प्लेसमेंट इस क्रॉस सेक्टिंग लाइन पर हुई है। रूल ऑफ थर्ड, ऑफ सेंटर। यहां पर एक छोटी सी चीज और ऐड करूंगा जो कि रूल ऑफ थर्ड का हिस्सा नहीं है, जो मैं अपने जिस समय मैं कॉम्पोजिशंस कर रहा होता हूं तो मैं बहुत फर्म बिलीवर हूं लाइट का। जब मैंने आपको लाइट एंड एक्सपोजर के बारे में बोला था, मैंने एक चीज़ बोली थी, लाइट मेक्स और ब्रेक्स ए फोटोग्राफ। लाइट या फोटोग्राफ बना देती है या उसको ख़त्म कर देती है। लाइट को समझिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये फ़ोटो, ये प्लेसमेंट तो है ही है, बट इसमें ये जो एरिया है जो कि लाइट में है और ये जो एरिया शैडो है, जो प्ले हो रहा है लाइट एंड शैडो का, ये अपने आप में एक मैजिक क्रिएट करता है।
लाइट एक अपने आप में कॉम्पोजिशनल गाइडलाइन है। अगर आप उस लाइट की प्लेसमेंट सब्जेक्ट के हिसाब से अच्छी कर पाते हैं, आपकी फ़ोटो हमेशा ऐड ऑन होगी। मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं किया बिकॉज लाइट तो लाइट है ही है, लाइट को तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप आगे जिस समय और फोटोज़ देखेंगे, आपको मेरी लैंडस्केप इमेजेस के जो मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा उसमें लाइट का अहम रोल आपको हर जगह नज़र आएगा। उसके बिना हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। यही इमेज को अगर आप इमेजिन करिए, फ्लैट थी, लाइट का और शैडो का प्ले नहीं था, रूल ऑफ थर्ड तो है पर वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक कॉम्पोजिशनल गाइडलाइन को फॉलो मत करिए। अभी जितना हम सिखा रहे हैं वो सब कुछ सीख के आप हर एक को कहीं ना कहीं पे मल्टीपल इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी फ़ोटो हमेशा ज़्यादा बढ़िया लगेगी। ठीक है, ये बहुत क्विक फ़ोटो थी। ये पुष्कर में था, मैं बहुत देर से 1-1.5 घंटा हो गया था, कोई अच्छा फ्रेम नहीं मिल रहा था। और ये सच्चाई है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी चल रही थी कि 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, एक ढंग का मैं फ्रेम नहीं खींच पाया हूँ। सडनली मुझे थोड़ा दूर, करीबन 400-500 मीटर दूर, मेरे को एक कैमल हर्डर अपने कैमल्स के साथ दौड़ता हुआ नज़र आया। अभी मैं थोड़ा दूर था, मैंने उसकी जो आगे पोजीशन आनी थी उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। लाइट के अगेंस्ट अपने आप को पोजीशन किया। मेरे को लाइट के अगेंस्ट खींचने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। लोग कहते हैं लाइट आप बैकलाइट सिचुएशंस में मत खींचो। मैं बैकलाइट सिचुएशंस, खासकर मेरी ट्रैवल फोटोग्राफी में आपको बहुत मिलेंगी। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है एक्सपोजर लेना, बट मैंने आपको सिखाया था ना, बैकलाइट में क्या होता है, पूरा का पूरा सैल्यूट आ जाता है, उसमें डिटेल्स निकालना, सब कुछ करना, मज़ा आता है। वो एक अलग चैलेंज है। ये मोमेंट बहुत फ्लीटिंग मोमेंट था, ये शॉट, और इसके बाद एक और शॉट मैंने लिया था, 2 फोटो खींच पाया था और उसके बाद ये शॉट नहीं मिल सकता था, ख़त्म हो गया था शॉट, और उसमें से मैंने इसको चूज़ किया। इसमें अगर हम रूल ऑफ थर्ड देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एग्जैक्ट उस पोजीशन पे सब्जेक्ट नहीं है। मेन एलिमेंट ये आ रहा है, ये सब कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, पर इसको मैं यहाँ पे पोजीशन नहीं कर सका। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको आर्ट में भी उतनी साइंस लानी पड़ेगी कि मैं स्केल से अब नापूंगा कि ये आया कि नहीं आया, तो मैंने तो फिर ख़त्म कर दी अपनी आर्टिस्टिक विजन। उसके आसपास ऑफ सेंटर, हाँ अगर आ जाता तो शायद और अच्छा लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसके आसपास अगर मैं देखूंगा, इस लाइन के आसपास, तो इस पूरे ऊंटों के झुंड में सिर्फ 1 या 2 ऊंटों के सिर उठते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस लाइन के आसपास है। ये फिर स्टोरी बिल्डिंग शुरू होती है यहां से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा जो कि 2 तरीके से हम देख सकते हैं। एक फोटो ये है, बड़ी बढ़िया लग रही है। वैसे मैं बता दूं, ये फोटो एज सच भी इसको अवार्ड मिला हुआ है, एक लैंडस्केप का। बहुत अच्छी फोटो है। इसमें अगर आप देखेंगे, मैं फिर वही बात बोलूंगा, लाइट आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट है, इसके ऊपर सिलेक्टिव लाइट पड़ रही है, सिर्फ इस हिस्से में लाइट आ रही है। ये हिस्सा पूरा डार्क है, पहाड़ वाला, ये थोड़ा सा लाइट अप है। तो लाइट एक अपना रोल प्ले करती ही है हमेशा हर कॉम्पोजिशन में। ये बहुत बढ़िया है, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट था, सब कुछ बढ़िया था। इसको अगर हम देखें तो रूल ऑफ थर्ड है, और ये जो मेरा मेन एलिमेंट इसमें है जो कि वाटरफॉल है, ये इस लाइन के आसपास ही है, पर इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? मैं चाहूंगा कि ये जो होराइजन है, ये जो होराइजन है, ये वाला, ये जो होराइजन है, ये वाला, ये इस लाइन से कोइंसाइड करे। आप देख रहे हैं? करके देख लेते हैं। अब ये बेटर लग रही है? जी हां, बेटर लग रही है। मैं आपको फिर दिखाता हूं। ये थी पहला शॉट, पहली कॉम्पोजिशन, ये भी अच्छी है, बट इसमें रूल ऑफ थर्ड देखें तो पार्शियली फॉलो हो रहा है, 100% फॉलो नहीं हो रहा। और अब आप देखेंगे तो ये स्लाइड चेंज इन कॉम्पोजिशन और रूल ऑफ थर्ड 100% फॉलो होता है। हमेशा विजुअली अपीलिंग इस टाइप की फोटो ज़्यादा लगेगी। दोनों अपनी आप जगह पे अच्छी हैं।
एक्चुअली देखें तो पिछली वाली जो फ़ोटो थी उसको एक अवार्ड मिला हुआ है, ये एक अलग वर्जन है। आपको जो ठीक लगता है वो करिए, मेरे को पर्सनली ये वर्जन ज़्यादा पसंद आ रहा है। बट हम कहते हैं ना, फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट आर्ट, और आर्ट सब्जेक्टिव है। फोटोग्राफी आर्ट तो है बट आर्ट सब्जेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, एक ही आर्ट को 100 लोग जब देखेंगे अपने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। यही तो मज़ा है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। इसी का तो चैलेंज से हम रोज़ फोटोग्राफी करने का मन करता है, रोज़ कैमरा उठाने का मन करता है। आगे देखते हैं, बैलेंसिंग क्या है। एक फ्रेम आपने लिया किसी सब्जेक्ट का, या वो इंडिविजुअल है, सब ह्यूमन बीइंग है, मतलब कोई आदमी है, औरत है, जो भी है, और या सीनरी है, या ट्रैवल में कोई फोटोग्राफ है। अगर आपने उसमें कोई सपोर्टिंग एलिमेंट नहीं डाला किसी साइड पे, तो वो इम्बैलेंस सा नज़र आता है और आपको ठीक नहीं लग रहा होता। आपकी आंखें जो है ना, वो कहीं ना कहीं पे आपको तंग करती हैं। माइंड में उस फोटो को देखते हुए तंगी होती है कि यार ये क्यों इम्बैलेंस सा क्यों लग रहा है, कुछ कंप्लीट सा नहीं है। उसमें क्या है कि आप जिस समय बैलेंसिंग करते हो एक दूसरे एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हुए, तो उस पिक्चर को आप कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अब इस फोटो में से आप कोशिश ये करो कि ये वाला विजुलाइज करो, ये सब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं। जो ये महाशय हैं ये नहीं है यहाँ पर, तो बैलेंस बिगड़ गया। बिकॉज एक फ्लो आ रहा है, ये ऊंट और ये एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, और ये जो है इस पूरे फ्रेम को बैलेंस कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो फ्रेम इम्बैलेंस हो जाएगा, फोटो उस लेवल की नहीं होगी। और ये डिसीजन आपको ऑन द स्पॉट उस समय लेना होता है, ये आफ्टर थॉट नहीं होते, आफ्टर थॉट नहीं होते। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बोलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हट रहा हूँ बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ी देर जिसने भी थोड़ी बहुत अभी तक आपने फोटोग्राफी करनी थोड़ी बहुत शुरू कर दी होगी, हमारे कुछ मॉड्यूल्स निकल चुके हैं, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको जिस समय आपने वो सीन देखा और शूट किया उस सीन को, कितना टाइम लगा? कुछ सेकंड्स? अगर आप किस्मत बहुत अच्छी है तो मे बी 1 मिनट। अगर आप फैशन फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हो सकता है 5 मिनट लगा दिए हो सकता है आधा घंटा लगा दिए हो सेटअप करने में, सब कुछ करने में। बट सब कुछ सेटअप होने के बाद आपको कितना टाइम लगा? आपको टाइम नहीं मिलता है। पर वही कुछ सेकंड में आपको क्या क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको कैमरा उठाना पड़ता है, आपको पहले एक्सपोजर चेक करना होता है। एक्सपोजर चेक करने के लिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अपर्चर कितना रखना है, या शटर स्पीड कितनी रखनी है, आईएसओ कितना रखना है। उसके बाद आपको वाइट बैलेंस चेक करना पड़ता है। उसके बाद आपको रिकम्पोज करना पड़ता है। उसके बाद आपको फोकस लॉक करना पड़ता है। और उसके बाद आपको इस पूरे दौरान आपको कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी पड़ती है, जिसमें रूल ऑफ थर्ड को करना पड़ता है, आपको बैलेंस करना पड़ता है, आपको फ्रेम इन फ्रेम अगर दिख रहा है तो वो भी इंक्लूड करना पड़ता है। नज़रें आपकी चारों तरफ रहनी चाहिए, पीछे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं आनी, तब आप शटर का बटन प्रेस करते हो। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना? पर कैसे है कॉम्प्लिकेटेड, आप बताओ। आप ऑलरेडी टेक्निकल चीज़ें सीख चुके हो, अब आपने विजन ही तो डेवलप करनी है। ये चीज़ें अपने आप आएंगी। अगर इस शॉट को मैं देखूं, इस शॉट को खींचने में मुझे, जब मैंने विजुलाइज, मेरे सामने सीन बना, ये लगातार ऊंट भाग रहे हैं और मैं नीचे ज़मीन पे कहीं पे लेटा हुआ हूं, और इस सीन को जब मुझे ये सीन दिखा एंड एग्जीक्यूट करने में मुश्किल से 2 या 3 सेकंड, इससे भी ऊपर नहीं लगे, और उसमें सब कुछ किया। यही तो समझना, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी कि आपको उसमें सोचना नहीं पड़े। सबकॉन्शियस माइंड आपका हर चीज़ डायरेक्ट करता हुआ आपको ले जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लीडिंग लाइंस। लीडिंग लाइन क्या होती है? वो एक ऐसी लाइन या कर्व भी हम उसको कह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सीधी लाइन ही हो।
लीडिंग लाइन जो आप दिखाना चाहते हो मेन, उसकी तरफ को लीड करके ले जाए आँखों को। अगर आप देखेंगे इसका जो विजुअली स्ट्रॉन्ग एरिया है वो ये है, ये वाला एरिया, और इसकी तरफ आपकी आंखें ये रोड के कर्व के थ्रू जा रही हैं, ये लीडिंग लाइन है। जब आपकी आंखें किसी फ्रेम में एंटर करती हैं, फ्रेम मतलब फोटो के फ्रेम में एंटर करती हैं, तो आपको अगर लीडिंग लाइन है तो वो गाइड करती है आपकी आंखों को उस फ्रेम के अंदर मूव करने में, उस डायरेक्शन में ले जाती है आपकी आंखों को जिस डायरेक्शन में आप अपनी फ़ोटो दिखाना चाहते हो। जहाँ पर जो चीज़ पे आप चाहते हो कि नज़रें वहाँ जाके टिके, वहाँ पे ले जाके आपकी आंखों को रोकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉम्पोजिशन का, ठीक है। मैं आपको आगे और एक दो एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये लीडिंग लाइन, ये दो बच्चे खेल रहे हैं, ये लाइन और ये जो है सपोर्टिंग लाइंस एंड कर्व्स, और ये सर्कल उनके ऊपर फोकस बना के चल रहा है। ये लीडिंग लाइंस या कर्व्स का कमाल है। वैसे सिंपल था, कुछ भी नहीं था, और ये आपकी आंखों को, व्यूअर की आंखों को रोकता है वहाँ पर, उस फ्रेम पर। लीडिंग लाइंस, मेरा जो सीन था वो ये वाला हिस्सा था, क्योंकि मैंने जो पूरा लॉन्ग एक्सपोजर खेला है वो क्लाउड्स की मूवमेंट क्रिएट की है, एक पैलेट क्रिएट किया है जो कि स्काई में एज एफ कि किसी आर्टिस्ट ने पेंट किया हुआ है। पर मेरी नज़रें वहाँ पे कैसे जाएंगी, वो इस लाइन के थ्रू जाएंगी, इस लाइन के थ्रू मूव होते हुए इधर को मूव करेंगी, ठीक है। लीडिंग लाइन ये फोकल पॉइंट है इस पूरी पिक्चर में। मतलब फोकल पॉइंट क्या, जहां पर की नजरें जानी चाहिए, जो कि मेरा मेन एलिमेंट है उस फ्रेम के अंदर। इसकी तरफ मैं इस रोड के कर्व से या लाइन से इसको आंखों को मूव कर रहा हूं, उस डायरेक्शन में। और जितनी देर आंखें उस पर मूव करेंगी, आपका व्यूअर अगर ये प्रिंट मैगजीन में कहीं देख रहा है तो पलटेगा नहीं। अगर आपका गूगल में देख रहा है तो उस पिक्चर पे 2 या 3 सेकंड ज़्यादा रुकेगा, एंड वो ही एक विनिंग मोमेंट है किसी भी फोटोग्राफर के लिए, ठीक है। वेंटेज पॉइंट, वेंटेज पॉइंट क्या है? मैं एक ऐसा, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं, बहुत आसान है, मैंने ऐसे खींच दी, सबसे आसान है। मुश्किल क्या है? झुकना, मेहनत करनी पड़ती है, कमर दर्द होती है ना, और झुकना और नीचे जाके उसके आई लेवल पे बैठ जाना। पर ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता है जो कि आपकी फोटो को एक कंपेलिंग, नॉर्मल से कंपेलिंग इमेज बना देता है। इसी को अगर मैं खड़े होके ऐसे खींच लूंगा तो क्या होगा? वही आदमी है, वही लोकेशन है, वही फोटोग्राफर है, मगर फोटो बिगड़ गई, फोटो में दम नहीं आया। यहां पे एक पॉइंट आपके लिए, कभी भी आप 90% ऑफ द फोटोज जो कि आप अपने नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन से खींचते हैं वो बोरिंग होती हैं, उसमें कोई दम नहीं होता। क्यों? आपने क्या यूनिक दिखाया व्यूअर को? वो तो रोज वही चीज उसी एंगल से देखता चला आ रहा है, आपने कोई यूनिकनेस नहीं दी। और वहीं पर जब आपने एंगल बदला, उसके आई लेवल पे नीचे आ गए, स्टोरी चेंज हो गई, बिल्कुल स्टोरी चेंज हो गई, बिकॉज आपने वो एंगल, पर्सपेक्टिव दिखा दिया जो कि नॉर्मल आदमी ने खड़े होके नहीं देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जिस समय हम ह्यूमंस को, ह्यूमन बीइंग्स को, लोगों को, पोर्ट्रेट्स जब उनकी हम फोटो खींचते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके आई लेवल से खींचे। इसमें भी वही हुआ है, उसके आई लेवल से खींचे। खासकर जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे, जब उनकी फोटो खींचते हैं, अगर आपने ऊपर से खींच ली, बच्चा ऊपर कैमरे में देख रहा है, मेरे हिसाब से तो वो नहीं अच्छा लगता। क्यों? वो ऐसा लगता है जैसे मैं छोटे से बच्चे को ओवर पावर कर रहा हूँ, मैं उसको इंटिमिडेट कर रहा हूँ, मैं उसको डरा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर पावरफुल इमेज की तरह या इंडिविजुअल की तरह हावी हो रहा हूँ। बच्चे हैं, नाजुक है, मासूमियत है उनमें,
उनके आई लेवल पे क्यों नहीं आ सकता मैं? फिर देखिए क्या जान आएगी पिक्चर में। ठीक है, आगे चलते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड, ये बेसिकली क्या है? हम लोग को एक ह्यूज चैलेंज है, जैसा में भी हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोई भी फोटो खींच रहे हैं तो आप सोच के देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। वो ये है कि जब भी हम किसी भी सीन को देखते हैं, वो 3 डायमेंशनल सीन होता है, 3D सीन है। आपको विड्थ भी है, आपकी हाइट भी है सीन की, ये डेप्थ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेप्थ है। आप उस सीन के अंदर चल के जा सकते हो, ठीक है। बट जैसे ही मैं उसको फ़ोटो खींचता हूँ उसकी, तो मेरे को 2 डायमेंशनल इमेज मिलती है, जिसमें विड्थ भी है, चौड़ाई है उसकी, और हाइट है, बट डेप्थ अब ख़त्म हो गई है। उस डेप्थ परसेप्शन को मैं कैसे लेके आऊँ, वो मैं एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम डेप्थ ऑफ फील्ड भी कह सकते हैं, जिसको हम लेयरिंग भी कहते हैं। हम लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करते हैं किसी भी फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ में जो एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स, उनको रखते हुए एक एक अपनी अपनी जगह पे उसकी पोजीशन को मेंटेन करवाते हुए जब हम उस फ़ोटो को खींचते हैं, तो आपको देख के लगता है कि अगर इस फ़ोटो को देखें तो आपको लगेगा कि ये सबसे पहले है कैमरे के, और यहाँ पे आप देख रहे हैं उससे, फिर उसके बाद चेयर है, उसके बाद ये फोटोग्राफर है ट्राइपॉड के साथ, उसके बाद यहाँ पे लोग हैं जिनकी फ़ोटो खींचनी है, और सबसे पीछे वो देखेंगे तो एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ये डेप्थ बनती हुई नज़र आती है, परसेप्शन बनती है उसकी। कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ शार्प फोकस में हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें शार्प फोकस नहीं भी हो सकता, बट बनानी ज़रूरी है, बिकॉज आपकी जिस समय आंखें या व्यूअर की आंखें जब उस पर मूव करेंगी तो ऐसा होने लगना चाहिए उसे कि वो सीन के अंदर चलता चला जा रहा है, उसको डेप्थ नज़र आ रही है। पहले कुछ है जिसको हम फोरग्राउंड कहते हैं, फिर मिड ग्राउंड होता है, फिर बैकग्राउंड होता है। इन तीनों को जैसे में हम इंक्लूड करते हैं तो एक लेयरिंग बनती है, और बीच में मल्टीपल और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे वो इस फोटो में है। आगे अगर हम कुछ और वेरिएबल कोई फ़ोटो देखते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट लेयर ये बन रही है, सेकेंड लेयर ये है जहाँ पे कि कोई आदमी बैठा हुआ है, और थर्ड लेयर इन पहाड़ों की है, फिर बाद में जाके स्काई आ जाता है। आपको ये डेप्थ इसमें पता चल रही है, एक एक करके लेवल्स नज़र आ रहे हैं, आपकी नज़रें उसके अंदर मूव करती हैं, जैसे 3rd डायमेंशन है, पर्सपेक्टिव क्रिएट किया है आपने। यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि ये जो घर सा है या ये जो पेड़ों की एक लाइन है, ये सबसे पहले है, नज़दीक है आपसे। उसके बाद आप इस पहाड़ी पे एक मॉनेस्ट्री बनी है, उसके पीछे एक और पहाड़ी है, उसके पीछे एक और पहाड़ी है, उसके पीछे एक और पहाड़ी है। ये लेयर्स बन के आ रही हैं और ये डेप्थ क्रिएट कर रही है, ये फ्लैट इमेज नहीं बन रही है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बिकॉज हमको एज ए फोटोग्राफर, जैसे हम फ़ोटो खींच रहे हैं, किसी भी सीन को कंपोज कर रहे हैं, तो अगर हमने 2 डायमेंशनल इमेज निकाल के दे दी तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो मज़ा नहीं आएगा। इवन जिस समय हम पोर्ट्रेट खींच रहे होते हैं, अनटिल अनलेस किसी के टॉप हेड पोर्ट्रेट है, उसके बिना जब भी हम एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट खींचते हैं, उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि मल्टीपल लेयर्स नज़र आएँ, कुछ ना कुछ नज़र आए, डिस्ट्रैक्टिंग ना हो वो, बट डेप्थ क्रिएट करने में हमें हेल्प करे। फिर बैकग्राउंड फोरग्राउंड। बैकग्राउंड फोरग्राउंड मोर और लेस इसी पिछले कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। इससे आप डेप्थ भी क्रिएट करते हैं, प्लस सब्जेक्ट की और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच में रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं। उससे आप स्टोरी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हैं, स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये एक स्टोरी बन रही है कि ये कोई सुंदर महिला खड़ी हैं, ये आदमी उनको देख रहा है, फोकस में ये नहीं है, बट आपने फोरग्राउंड में उसको इंक्लूड करके एक नई स्टोरी बिल्ड कर दी। अगर ये इनको इंक्लूड नहीं करोगे तो एक स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट है। मैं ये नहीं कह रहा वो ख़राब है, वो भी अच्छी है अपनी जगह पे, बट ये स्टोरी टेलिंग बन जाती है, वो स्टोरी टेलिंग नहीं है। ठीक है, ये बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, और बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड से हम फिर वो डेप्थ भी क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिए लैंडस्केप था, इसमें जिस समय पत्थर आगे 2 इंक्लूड किए, ये फोरग्राउंड बन गया, ये जो पीछे बीच में पानी है ये मिड ग्राउंड बन गया, और ये पहाड़ और स्काई जो है ये बैकग्राउंड बन गया।
ये रिलेशनशिप जो है पिक्चर को एक नई स्टोरी क्रिएट करने में हेल्प करती है, पिक्चर में एक नई स्टोरी को क्रिएट करने में हेल्प करती है। बैकग्राउंड फोरग्राउंड, ये देख लीजिए, स्टैंडर्ड शॉट बन सकता था जो कि ये अपने आप में एक अच्छा सा शेप है किसी पहाड़ का, और ये सी है और इसको स्काई में क्लाउड मूवमेंट मैंने कैप्चर की है। बट जिस समय मैंने इस फोरग्राउंड को और मिड ग्राउंड को इंक्लूड किया तो एक डेप्थ परसेप्शन मैंने क्रिएट कर दी और एक स्टोरी बना दी कि वो उस जगह का कितनी अच्छी सुंदर जगह है लैंडस्केप में। और सिर्फ अगर मैं इतना ही करता तो वो मज़ा नहीं आता उस फोटो में। फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड की रिलेशनशिप को मेंटेन जब तक करते चलेंगे तब तक आपकी फ़ोटो बढ़िया बनती चलेगी। अब ज़बरदस्ती मत कुछ खड़ा करना शुरू कर दीजिए। पता चला एक को देखा था मैंने, वो उसने कूड़े का ढेर ला के सामने रख दिया था क्योंकि वहाँ पे साइड में उसको कोई कोल्ड ड्रिंक के कैंस किसी ने फेंके हुए थे लैंडस्केप में, उसको और कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने वही रख दिया। उससे क्या हुआ, उसने अपने नाम से तो ठीक सोचा, बट आप इस सीन में देखिए, अगर मैं कोई एक कोल्ड ड्रिंक का कैन या कुछ रैपर यहाँ पे रख दूँ तो वो फोरग्राउंड तो क्रिएट कर देगा बट वो रिलेट नहीं कर पाओगे आप, बल्कि और उल्टा काम हो जाएगा। सो बहुत सोच समझ के इंक्लूड करिए कुछ भी चीज़ को जिसको आपने फोरग्राउंड में इंक्लूड करना है। वो प्रॉपर स्टोरी बिल्डिंग होना चाहिए और उस पूरे ओवरऑल सीन को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्शन बन जाए। बुके क्या होता है? ये भी कॉम्पोजिशन गाइडलाइन है। हाँ जी, बिकॉज बैकग्राउंड जिस समय ब्लर आता है तो वो एक आपके जो सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, उसको बैकग्राउंड से आइसोलेट करता है, मतलब अलग थलग खड़ा कर देता है सो दैट कि आपकी आंखें डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब आप सोच के देखिए, इसी सीन में अगर इस तरीके से फ़ोटो खींची हो कि पीछे जो बल्ब हैं वो पूरे के पूरे शार्प फोकस में नज़र आने शुरू हो जाए तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज आंखें वहाँ पे जाके ज़्यादा टिकेंगी और डिस्ट्रैक्ट होंगी और आपको मन से निकलेगा यार क्या बेकार सी फ़ोटो खींची हुई है। ये आपको सब्जेक्ट को बेसिकली आइसोलेट करने में हेल्प करता है, तो एक 3D इफेक्ट सा दे देता है। उसके सराउंड में आपको पता चलता है कि ये डेप्थ बन रही है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो डेप्थ क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि परसेप्शन ऑफ डेप्थ बना रहे हैं, नहीं तो आपकी फ़ोटो फ्लैट नज़र आएगी। आप ये देखिए, नॉर्मल बर्ड है, इसके पीछे जो इस टाइप की जिस तिनके पे ये बैठी है, इसके पीछे और तिनके भी इसी टाइप के हैं। जब उनको इंक्लूड किया फ्रेम में तो बुके क्रिएट किया, एंड बैकग्राउंड जब ब्लर हुआ तो एक परसेप्शन ऑफ डेप्थ भी आ गई और सब्जेक्ट आइसोलेट हो गया उसके उस पीछे बैकग्राउंड का जो क्लटर बन सकता था। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जिस समय फ्रेमिंग की है मैंने, और ये आपने भी ध्यान रखना है कि पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो तिनके से हैं, ये बड़े बड़े बर्ड के पीछे, ये अगर मैं फ्रेमिंग गलत करता, एंगल चेंज कर देता और मैं थोड़ा सा अपना और लेफ़्ट की तरफ आके अगर करता तो ये जो तिनका है इसके पीछे आ सकता था, वो पिक्चर गलत हो जाती। सो पूरा बैकग्राउंड तो ब्लर कर दिया है, बट इसकी पोजीशन भी ऐसे रखी है कि ये जो तिनके हैं ये अपने आप में एक गाइडलाइन पहले देखी थी, फ्रेम विद इन फ्रेम, वो भी क्रिएट कर रहे हैं। बैकग्राउंड फोरग्राउंड भी आ रहा है और लेयरिंग भी हो रही है। यहाँ पे हर चीज़ एक ही पिक्चर में जब अचीव हो रही है, वो फ़ोटो कितनी भी सिंपल हो आपको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। और मज़ेदार बात यह है कि इस टाइप की फ़ोटो खींचने का आपके पास टाइम नहीं है, पता है, क्योंकि ये मेरी नहीं सुनेगी और ये डिस्ट्रैक्ट होगी। जैसे ही मैं कैमरा उठाऊंगा चांसेस आए कि वो उड़ जाएगी। और होता यही है, एक आध फ़ोटो मिलती है उसके बाद बर्ड नहीं रुकता वहाँ पे, बैठा नहीं हुआ। अच्छा मैं ऐसे पोज करूँ, मेरा लेफ़्ट प्रोफाइल भी ले लेना, मेरा राइट प्रोफाइल भी लेना, मैंने ऐसे मुंह किया, उधर मुंह किया, मेरी चोंच यहाँ से अच्छी लगती है ना, नहीं होगा सर। समझ रहे हैं आप? बहुत क्विक होना पड़ेगा, बहुत क्विक। बुके, ये आउल है, पीछे पेड़ था बहुत, जिस समय आइसोलेट किया तो पूरा फोकस बर्ड पे आ गया। ब्लर बैकग्राउंड, आइसोलेट कर दिया आपने, मिनिमल सी फोटो बना दी आपने। ठीक है। हमने अभी तक
जो सीखा है वो ये है, फ्रेमिंग भी सीख ली है, फिलिंग दी फ्रेम भी सीख लिया है, होल ट्रुथ के बारे में बात की है, सब्जेक्ट प्लेसमेंट भी बात की है, रूल ऑफ थर्ड्स भी कर लिया है, बैलेंसिंग भी कर ली है, लीडिंग लाइन के बारे में भी बात कर लिया है, डायगोनल सब कुछ, फ्रेम विद इन ए फ्रेम कर लिया है, वेंटेज पॉइंट याद है ना, वेंटेज पॉइंट वो भी सीख लिया है, डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब लेयरिंग भी सीख लिया है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड बुके सब कुछ हमने कर लिया है। फिर अब बचा क्या है? कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास टाइम तो कम है, ये तो समझ लिया, बट फिर भी जल्दीबाजी मत बचाइए अपना शॉट खींचने में, क्योंकि आप जितनी जल्दीबाजी मचाएंगे उतना आपका शॉट खराब होने के या उसका सिंपल या मीडियोकर जिसको हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी शॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं तब तक कैमरा नहीं उठाता जब तक मेरा दिमाग में वो फाइनल पिक्चर बैठ नहीं जाती। हो सकता है मैं आधा घंटा कैमरा ना उठाऊं, कई बार होता है कि जगह है सब कुछ है पर मेरे का दिमाग में फ्रेम नहीं बन रहा है। पहले दिमाग में फ्रेम बनेगा, उसके बाद कैमरा उठेगा और खींचा जाएगा। जल्दीबाजी नहीं। और जिस समय आप जल्दीबाजी नहीं कर रहे तो ये नहीं कि अब एक ही जगह खड़े हो गए, अब खड़े हैं क्यों? सर ने कहा था जल्दी नहीं करनी है, अभी थोड़ी देर बात करूँगा, चाय ले आ, वहीं पर आ जाओ, नहीं यहीं पे लेके आओ, मैं यहीं खड़े होकर वेट करूँगा। क्यों भाई? आप पेड़ हैं क्या? आप मूव करिए, इधर जाइए उधर जाइए, अपना एंगल बदलिए, विजुलाइज करिए कि किस एंगल से आपका वहाँ पे फ्रेम बेटर बन सकता है। तब जब आप सर्टन हैं तब आप कैमरा उठाइए एंड उस फ्रेम को एग्जीक्यूट करिए कैमरे में। पूरे जो पहले हमने एक्सपोजर, लाइट, एपर्चर सब समझा था उसको इम्प्लीमेंट करिए एंड फिर फोटो खींचिए। लुक एट द बैकग्राउंड, मतलब मैं फिर पीछे आता हूं। लुक एट द बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड था। जैसे ही आपने सब कुछ कंपोज कर लिया, अब आप शटर प्रेस करने से पहले एकदम पीछे देखिए, कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है। हो सकता है कि आप जिसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, अपनी वाइफ की खींच रहे हैं, जिसकी भी खींच रहे हैं, उसके पीछे एक इलेक्ट्रिकल पोल हो, खंबा हो या पेड़ हो जो उसके कंधे से नज़र आता, उगता हुआ नज़र आ जाए फ़ोटो में। क्यों भाई? चाहे वो दूर भी है, बट कैमरा क्या करता है, लेंस की प्रॉपर्टीज़ के चक्कर में जब आप लेंस का पढ़ेंगे कंप्रेस कर देता है 3 डायमेंशनल इमेज को, जो सीन को वो 2 डायमेंशन में ले आता है। 2 डायमेंशन में तभी आएगा जब जो बैकग्राउंड में जो भी था वो बिल्कुल पास आके चिपक जाएगा। तो जो आपको हो सकता है एकदम से नज़र ना भी आ रहा हो, वो वहाँ पे फाइनल फ़ोटो में नज़र आने लग जाएगा और हो सकता है फ़ोटो ख़राब कर दे। तो एक बार प्रेस करने से पहले बैकग्राउंड दूर देख लिया, अच्छा वो ओहो नहीं ये तो गड़बड़ है, तो सब्जेक्ट के बिल्कुल पीछे आ रहा है, ये तो सिर से उगता हुआ पेड़ नज़र आएगा। क्या करें? थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा सा उधर हो जाओ, सिर्फ इतना ही तो करना है और आपकी फ़ोटो ठीक हो जाएगी। इस फोटो को ख़राब होने में कितने स्टेप्स एक्स्ट्रा लेने की या गलत डायरेक्शन में जाने की चांसेस थे? सिर्फ एक स्टेप इधर आता मैं तो ये जो तिनका साइड में लग रहा था ये वाला, ये इसके पीछे सिर से उगता हुआ नज़र आता, फ़ोटो ख़त्म हो जाती। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। हम आगे फिर से उसी पॉइंट पे आते। दूसरा है एंगेज विद द सब्जेक्ट। एंगेज विद द सब्जेक्ट का क्या मतलब है? मैंने पोर्ट्रेट आपको दिखाई थी, वो जो फ्रेम इन फ्रेम वाली मैंने दिखाई थी, आई कांटेक्ट आप ले रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है। एंगेज का मतलब ये नहीं कि आपने पोज करवाना है उसको, नहीं, आई कांटेक्ट लो ना। मतलब सब्जेक्ट को ये पता है कि आप फोटो खींच रहे हो एंड सब्जेक्ट उसके बाद भी जो अपने एक्सप्रेशन है उसको मेंटेन किए हुए, आपने फोर्स नहीं किया। वो जो है हमेशा जब आई कांटेक्ट आप लेते हो सब्जेक्ट से, एंगेज करते हो उसको, उसका कोई तोड़ है ही नहीं। एनिमल की आप फोटो खींचते हैं, बर्ड की मैंने आपको दिखाई थी, ऐसा नहीं लग रहा कि वो आपकी तरफ देख रही थी, देखती नहीं है। एनिमल भी जो है आई कांटेक्ट लो, अब बोलने में लग जाना, शेर ए इधर देख, ए तेरे से बड़ा शेर यहाँ खड़ा है भाई, वो नहीं करेगा, वो और आके नाटक करेगा। पास मत चले जाना, मुंह पकड़ के, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आपके जो पैसे लिए थे लगाए थे ना सब वेस्ट हो जाएंगे। क्या करना है? एनिमल या बर्ड जब आप नोटिस करेंगे वो अपना सिर घुमाते रहते हैं, इधर देखेंगे फिर इधर देखेंगे फिर इधर देखेंगे, इस बीच में
एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो आपसे आई कांटेक्ट लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो टाइम पे आपने फोटो खींचनी है, आपने एंगेज कर लिया, आपकी एंगेजमेंट हो गई, मतलब रिंग वाली नहीं, सब्जेक्ट के साथ एंगेज हुए, ऐसा लगा, आई कांटेक्ट हुआ, ऐसा लगा चाहे वो शेर था, वो छोटा सा बर्ड था, जो उल्लू की फ़ोटो भी थी, वो आँखों में देख रहा है आपके। देखना है? दोबारा दिखाऊं? आप देख लेना, आपके सामने प्रेजेंटेशन पूरी पड़ी हुई है, वो आँखों में देख रहा है आपके। इसके साथ एक और चीज़ बोलूँगा, एक और छोटा सा एस्पेक्ट है जिसमें हम एंगेज करने की बात करते हैं, वो होता है हेड टर्न। मतलब कि मैं अपनी वाइफ की फ़ोटो खींच रहा हूँ, वाइफ वहाँ पे खड़ी है और मैं यहाँ से फ़ोटो खींच रहा हूँ, वो तो सभी करते हैं। मैंने उसको बोला तू पीछे मुड़ के खड़ी हो जा और पीछे मुड़ के मेरे को ऐसे देख। जो हेड टर्न हुआ ना, वो कुछ और ही होता है। वो आप एनिमल्स के साथ भी कर सकते हो। मोमेंट को रिकग्नाइज करने की कोशिश करो। यहाँ पे एक और पॉइंट बोलूँगा कि आपने जो देख लिया वो फ़ोटो खींच ही नहीं सकते। समझने में क्या बोल रहा हूँ? जो चीज आपने देख ली, इसका मतलब वो तो हो चुकी, तभी तो आपने देखी, फिर फोटो कब खींचोगे? वो तो गई, चांसेस ज्यादा हैं कि वो खत्म हो चुकी है, वो अगला ही मोमेंट दोबारा नहीं आएगी। इसलिए आपको एक और चीज करनी है, खासकर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, कैंडिड करते हो, ट्रैवल करते हो, वाइल्ड लाइफ करते हो, बर्ड करते हो, सब में आपने मोमेंट को एंटीसिपेट करना है। जब आप एंटीसिपेट करोगे, हो सकता है वो ना हो, एनिमल बिहेवियर को समझना पड़ता है, हो सकता है वो ना हो, बट जब हो गया और आप रेडी हो, आपने एंटीसिपेट कर लिया, आपको ऐसी मूवमेंट मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। और ये जितनी बर्ड्स की आपने 2 फोटो देखी, दोनों में आई कांटेक्ट था, तो क्या हुआ? वो मूवमेंट एंटीसिपेट हुई अकेले, और इसके बाद बर्ड नहीं रुका, वहां पे उड़ गया, नहीं रुकेगा, वो डिस्ट्रैक्ट होता है। ये चीज जो है ना, ये बहुत जबरदस्त चीज है। उसके बाद है अंडरस्टैंड द विजुअल फ्लो। इसको मैं लास्ट में बताता हूं, पहले मैं जाता हूं गो मिनिमल एंड क्रिएट सिंपल। मतलब जब वो क्लटर आता है, सामने बहुत चीजें हैं, एक आदमी खड़ा है, एक औरत खड़ी है, 4 बच्चे खड़े हैं, कुत्ता खड़ा है, बिल्ली खड़ी है, उल्लू बैठा है, पेड़ है, झील है, रिवर बह रही है, आसमान बहुत सुंदर, क्लाउड्स हैं, अरे नजर ही नहीं आ रहा उस पर कहाँ पे फोकस करें? मिनिमल कर दो, जूम इन करो, पास जाओ, कॉम्पैक्ट फ्रेम बनाओ, फिल दी फ्रेम कर दो, या मिनिमल इमेज बना दो। जो उल्लू की फोटो थी, जो आप दोबारा वापस जाके देख लीजिए, वो मिनिमल इमेज थी, बहुत बड़ा फ्रेम है, आप कहोगे इम्बैलेंस थी, होने दो, मिनिमल इमेज, चांसेस ज़्यादा हैं कि उसका बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है तब तक वो इमेज काम करेगी हमेशा। ठीक है, फिर आते हैं क्रिएट पॉजिटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस क्या है? वो स्पेस, वो जगह आपके फ्रेम में जिसमें कि आदमी देख रहा है, स्पेस जिसमें कि वो मूव करेगा उस डायरेक्शन में। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और इधर देख रहा हूं, तो आपकी जो कॉम्पोजिशन बनेगी वो ऐसे नहीं बनेगी कि यहां पे मेरी फोटो खत्म कर दी फ्रेम एंड पीछे का दिखा रहे हो, नहीं। वो तब बनाओगे जब पीछे से कोई खंजर लेके मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप स्टोरी बना रहे हो, या मेरी बीवी बेलना लेके मेरे पीछे खड़ी है मारने के लिए, तब तो वो फोटो बना लोगे। नहीं, और खाली स्पेस है तो आपको यहां से फ्रेम शुरू करके इधर लाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव स्पेस है। मेरा पॉजिटिव स्पेस ये है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरा नेगेटिव स्पेस मेरे पीछे है, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हां, नेगेटिव स्पेस को हम यूज करते हैं कैसे? फिर वही उल्लू वाली फोटो जाके देख लीजिए, उसमें कौन सा स्पेस है? नेगेटिव स्पेस है, पूरा उल्लू के पीछे वाला स्पेस है, सामने तो मैंने कुछ किया ही नहीं, खींचा ही नहीं। वो हम यूटिलाइज करते हैं, जिसमें मिनिमल शॉट्स देते हैं, और भी कई जगह पे। पॉजिटिव स्पेस हमेशा फ्यूचरिस्टिक है, आगे। हमारा माइंड ये कहता है कि एक आदमी दौड़ रहा है, ऐसे रेस कर रहा है, मैं उसकी फोटो खींच रहा हूं और मैंने सामने स्पेस खाली दे दिया, तो मेरा माइंड क्या कहेगा, ये कहां दौड़ रहा है, या मैं ऐसे देखे जा रहा हूं, ऐसे सोच रहा हूं,
और सामने स्पेस बना दिया, तो आप ये कहोगे ये किसको देख के सोच रहा है। उस समय क्या हुआ, व्यूअर थोड़ी देर और रुक गया उस फ्रेम पर, बस वही तो विनिंग चाहिए थी आपको। पॉजिटिव स्पेस, स्पेस जिसमें कि मूवमेंट का स्कोप हो, उस डायरेक्शन में चलने का स्कोप हो या देखने का स्कोप हो, उसको हम पॉजिटिव स्पेस कहते हैं। अब मैं आऊंगा पहले अंडरस्टैंड विजुअल फ्लो के ऊपर। विजुअल फ्लो है क्या? विजुअल फ्लो बेसिकली क्या होता है, ये बहुत हो सकता है मैं पहले भी बताना चाहिए था, मुझे नहीं पता, पर मेरे को लगता है मैं इस समय बताऊंगा तो आपको हर चीज़ जो मैंने अभी बताई है वो सब चीज़ें फिट बैठेंगी। ये मेरी अपनी परसेप्शन है। विजुअल फ्लो क्या है, हम बचपन से लेके अब तक चीज़ों को किसी एक तरीके से देखते आए हैं। हमारी आंखें कैसे मूव करेंगी एक सीन में, मैं अभी फोटो की बात नहीं कर रहा, किसी एम्प्टी स्पेस में या खाली जगह पे, या मैं घूम रहा हूँ उस जगह पे जिस पे वो कैसे मूव करेंगी, वो हम चाहे ट्रेन हमने किया हो या ना किया हो, पर वो ट्रेनिंग हो जाती है। वो कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, आप जिस समय पढ़ रहे हैं, बचपन से आपने पढ़ना शुरू किया, आपने लिखना शुरू किया, आपने राइट हैंड से लिखना शुरू किया। हम हिंदी जो इंग्लिश जब लिखते हैं कॉपी में या जब न्यूज़पेपर उठाते हैं, कहाँ से देखना पढ़ना शुरू करते हैं? हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं। गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? अनटिल अनलेस आप उर्दू कर रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, तो आप राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, पढ़ते हैं। पर वो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटीज़ के लिए रूल्स नहीं बनते, गाइडलाइंस नहीं होती, वो एक्सेप्शंस होती हैं। अब हमेशा हमारा दिमाग किस साइड काम करता है? घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या है? लेफ्ट टू राइट, या गोल जब भी चलता है तो लेफ्ट टू राइट चल के एक सर्कल पूरा करता है। हमारा विजुअल फ्लो हमेशा ऐसे बनता है। ये फोटोग्राफी में कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? आपकी आंखें फोटोग्राफ पर रैंडमली एंटर नहीं करेंगी। आपको लगता है रैंडमली एंटर करती हैं, बट नहीं करती। आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट करता है कि किस डायरेक्शन में आपकी आंखें मूव करनी है। हाँ, लीडिंग लाइंस भी आपको हेल्प करती हैं, बट आंखें हमेशा आपकी, अगर आप हिंदी या इंग्लिश पढ़े हैं या लिखे हैं, तो आपकी आंखें हमेशा फ्रेम में लेफ्ट साइड से एंटर करेंगी और राइट साइड से बाहर निकलेंगी। ये हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? मैं आपको एक दो और फोटो अभी दिखा देता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा उस डायरेक्शन में कोई डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं चाहिए। जब उस जगह पे डिस्ट्रैक्शन आ गई तो वो पता क्या काम करता है? वो स्पीड ब्रेकर्स की तरह काम करता है। मेरी जो इतनी सुंदर चली जा रही थी, आंखें स्मूथ चल रही थी, वो झटका लगा एंड मैं हिल गया, फिर नज़रें अटक जाती हैं, फिर ध्यान उचट जाता है और मैं आगे चला जाता हूँ। मेरा मन नहीं करता उस फोटो को देखने का। विजुअल फ्लो को समझना पड़ेगा। अब इस विजुअल फ्लो के ऊपर मैं आपको पीछे ही ले जाता हूँ दिखाने के लिए। मैं आपको दोबारा फिर यहाँ पे लेके आऊँगा, क्योंकि लास्ट का मैंने एक पॉइंट बोलना है। मैं आपको पीछे ले जाके कुछ दिखाता हूँ। विजुअल फ्लो की बात करते हैं। ये है, ये लीडिंग लाइन आ रही है, इसी लीडिंग लाइन को आप दिमाग में करिए, इसको इन्वर्ट कर दीजिए। ये यहां से शुरू हो, यहां से ना शुरू हो कि इस साइड से शुरू हो और ये इन्वर्ट कर दे, काम ही नहीं करेगी पिक्चर। हमारा विजुअल फ्लो क्या है? लेफ्ट टू राइट है। चलो एक और चीज बताता हूं, फोटोग्राफी को छोड़ देते हैं, मैं आपको एक और चीज प्रूव करता हूं। आप मॉल में घुसिए, शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल में शॉप्स की एंट्री के बाद, गेट की एंट्री के बाद शॉप्स की प्लेसमेंट कैसे होती है? आपको लेफ्ट में जो मेन एंट्री है वहां पे आपको लेफ्ट में कुछ नहीं नजर आएगा, एक रो ऑफ दुकानें होंगी और पूरा फ्लो आप आगे जाके आपको राइट ऐसे घुमा के आपको अंदर लेके जाएंगे। आप किसी शॉप में एंटर करिए, जो चीज वो चाहते हैं कि आप खरीदें, जो वो बेचना चाहते हैं उस समय, वो उसका फ्लो इसी तरीके से होगा, उसकी प्लेसमेंट ऐसे होगी कि आप जिस समय क्लॉकवाइज या लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं वो वहीं पर पड़ी होंगी, बिकॉज आपकी नज़र, वो चाहते हैं कि आपकी नज़रें इस पर पड़ें, आप उसको नोटिस करें एंड खरीदें। सेम कॉन्सेप्ट फोटोग्राफी में हमने अप्लाई करना है। विजुअल फ्लो को ध्यान रखेंगे तो आप इन एरियाज में डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स नहीं आने देंगे।
यहाँ पे डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स आ गया, गड़बड़ हो जाती है। डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स को ज़रूरी नहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो, अगर ब्लर कर दिया मैंने कॉर्नर ये वाला तो भी अटक गया मैं, पिक्चर ख़त्म हो गई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद मैं लास्ट पॉइंट में आपको आके फिर से बताता हूँ। वो लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला था वो है फॉलो द रूल्स। फॉलो द रूल्स क्या है? मैंने आपको कुछ बताया, कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता है, आपके दिमाग में कुछ आता है, सवाल आप पूछेंगे, हम उसको और बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन रूल्स को, इन गाइडलाइंस को 100% रिलीजियसली फॉलो करिए। इसको इतना फॉलो करिए जैसे कि आप सुबह उठ के ब्रश करने को फॉलो करते हैं। आदत बना दीजिए, अपने लाइफ का, फोटोग्राफी लाइफ की रूटीन बना दीजिए कि कैमरा उठाएं तो आपको रूल ऑफ थर्ड दिखना चाहिए, पॉजिटिव स्पेस क्रिएट करना चाहिए, विजुअल फ्लो दिखना चाहिए। आप डेप्थ ऑफ फील्ड से लेयरिंग क्रिएट करेंगे, आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड करेंगे, आप बुके भी देखेंगे, आप स्टोरी क्रिएट भी करेंगे। ये सब रूल्स को, गाइडलाइंस को 100% इंप्लीमेंट करेंगे। इतना आदत डालिए जितने कि आज आपने अगर ब्रश नहीं किया तो आपको दिन भर गंदा लगे, आपको ये लगे दूसरे को बदबू आ रही होगी। आप जिस दिन इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ये लगना चाहिए कि आज तो मैंने बहुत गलत काम कर दिया, जितनी मैंने आज फोटो खींचूंगा वो दुनिया को उससे बदबू आएगी, उनको खराब लगेगी। इतना उसको फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब आप सीख जाएंगे और फेमस हो जाएंगे तब तोड़िए ना रूल्स को, फिर एक्सपेरिमेंट करिए ना। वो कहते हैं ना कि रूल को तोड़ने से पहले रूल को समझना जरूरी है। क्योंकि दो चीजें हैं कि रूल को जानबूझ के तोड़ना और गलती से टूट जाना, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक गलती है और एक डिसीजन है। डिसीजन जब आप लोगे उसके पीछे कोई रीज़न होगा, जब आप गलती करोगे तो आपको खुद को नहीं पता होगा ये क्यों हो गया। हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने ज़्यादा बोल दिया या कम बोल दिया। अगर ज़्यादा बोल दिया तो बहुत अच्छा सीख गए, अगर कम बोला तो कमेंट में हमको लिख के बताइए कि मैंने क्या कम बोला, मैं उसको और बोल के बताऊँगा। अगले सेशन पे चलते हैं, पर तब तक के लिए मज़ेदार फ़ोटो शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी उभर के आनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। रूल ऑफ थर्ड फॉलो करना मत भूलिएगा। बट ये देखिए, ये क्या है? अरे इसमें तो कई रूल्स फॉलो नहीं हुए, फिर क्या करें? अरे एक चीज़ और समझ के चलिए, अगर आपको कोई मोमेंट मिलती है, एक ऐसी चीज़ मिलती है आपकी फैमिली के साथ, स्ट्रीट पे चलते हुए, कहीं पर भी, जो आप छोड़ना नहीं चाहते और छोड़ना चाहिए भी नहीं, उसमें डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं, उसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं हो सकते हैं, स्टोरी बन रही है, एक अच्छी मोमेंट है जो इटर्नल बन रही है, तो फ़ोटो खींचिए ना, छोड़िएगा मत। क्योंकि फोटोग्राफी टेक्निकल तो है, रूल्स भी हैं, कॉम्पोजिशनल गाइडलाइंस भी हैं, उससे आगे जो फोटोग्राफी है वो है एक मोमेंट को, ऐसी मोमेंट को कैप्चर करना जो कि आप बार बार, सालों के साल बाद आप आके देखना चाहेंगे। हाँ, जिस समय आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ चीज़ें आपके जाने बगैर फॉलो हो जाएंगी। जैसे अगर इस फोटो में हम देखें तो यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड तो फॉलो हो रहा है ना, डिस्ट्रैक्शंस होंगी, चलेगा। ब्यूटीफुल मोमेंट देखिए, दादी और पोते का क्या अच्छा एक हसीन सा लम्हा है, ये छोड़ेंगे कैसे? इस समय आप ये थोड़ा ना सोचेंगे अरे मेरा अपर्चर क्या था, ये ओपन अपर्चर नहीं आया, अरे अरे क्या हो गया। कैमरा उठाइए और शूट करिए, बिकॉज बंदूक वाला शूट नहीं, कैमरे वाला शूट, क्योंकि हमें फोटोग्राफी करनी है और हम उसके बिना नहीं रह सकते, और मोमेंट तो कैप्चर करनी ही पड़ेगी। हो सकता है आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ आ गया हो। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कहीं पे गैप रह गया है, प्लीज़ क्वेश्चन पूछिएगा। हम अगले मॉड्यूल पे बढ़ने वाले हैं जो कि हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा। हम इतने मॉड्यूल्स तक साथ में थे, एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, एक दोस्ती बनी है, तो जाइए ना,
एक अच्छी से फ़ोटो खींच के लाइए, शेयर करिए, हमें भी तो इंस्पिरेशन मिले। अगले मॉड्यूल तक के लिए आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। जल्दी ही अगले मॉड्यूल में मिलते हैं।